हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ने की ज़रूरत है, अर्थात आपका सिलेबस क्या है। तो आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस सिलेबस में पूर्ण रूप से मुख्यतः वही सब आता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो यही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक नोटिस में बताया है। तो अंततः आपको बता दें कि यह सिलेबस टोटल आपका 14 पेपरों में विभाजित है। तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। पहला पेपर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपका जो आपको कवर करनी है राजनीति क्या है और राजनीति का सिद्धांतीकरण, ठीक है। और दूसरा यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, जिसके अंदर आपको मानकीय, नियामक, ऐतिहासिक और अनुभविक यानी कि नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और इंपेरिकल जो ये पॉलिटिकल थ्योरीज की अप्रोचेस हैं इसको आपको स्टडी करनी है, ठीक है जी। और देखिएगा थर्ड आपका यूनिट है राजनीति सिद्धांत की परंपराएं। पॉलिटिकल थ्योरी जो ट्रेडिशन है उदारवादी, मार्क्सवादी, अराजकतावादी और रूढ़िवादी यानी कि अनार्किस्ट और कंजर्वेटिव, ठीक है। फोर्थ यूनिट है आपका राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, जिसमें नारीवादी और उत्तर आधुनिक, फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न ये वाले आपको परिप्रेक्ष्य पढ़ने हैं। पांचवा यूनिट है राजनीतिक समुदाय का विचार, जिसके अंदर आपको राजनीतिक दायित्व के बारे में पढ़ना है। सेकंड पेपर का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसके अंदर देखिएगा बहुत शानदार है ये पेपर। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है भारतीय संविधान सभा और संविधान, जिसके अंदर आपको संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं इसका अध्ययन करना है। और साथ ही इसका एक पार्ट और है जिसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और आपका राज्यों के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनका अध्ययन और नागरिकता पर डिबेट, ठीक है। तो ये टॉपिक है। इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट देख लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा पूरा इंग्लिश में, ये रहा, ठीक है। डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप और आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिएगा सरकार के यहाँ पर आपको तीनों अंगों का अध्ययन करना है। तो सरकार के तीन पालिकाएं हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका मतलब विधायिका, जिसके अंदर आपको संसद की शक्ति और उसके कार्य और प्रतिनिधित्व पर वाद विवाद जो है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। कार्यपालिका के अंदर आपको चुनाव पढ़ना है। चुनाव में किसका चुनाव पढ़ोगे? कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, जिसके अंदर देखिएगा आपके राज्यसभा मतलब सभापति जो होते हैं उनकी शक्तियां भी आप इसमें कवर करोगे। और देखिएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो बदलती हुई भूमिका है इसकी भी आपको स्टडी करनी है। न्यायपालिका, जुडिशरी, देखिएगा बहुत शानदार सलीके के साथ यहाँ पर मैंने आपको रखा है ये वाला पॉइंट कि इसमें आपको देखिएगा कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं, वो यहाँ पर मैंने एडिशनल तौर पे भी बता दिया है। वैसे देखिएगा यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां और उनके कार्य, ठीक है, इनका अध्ययन करना है। लेकिन आपको जो है थर्ड जजिस केसेस का नाम आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो इसे अच्छे से कवर कर लेना, जिसके अंदर देखिएगा पहला जजिस केस और सेकंड जजिस केस और थर्ड जजिस केस, इन तीनों को मिलाकर 3 जजिस केस कहा जाता है। और जो फोर्थ जजिस केस है जिसमें 99वां संविधान संशोधन यानी कि 99वां जो अमेंडमेंट था उसको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें एनजैक की बात करी गई थी, ठीक है। एनजैक को निरस्त कर दिया था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात करी थी सरकार ने। तो कॉलेजियम से ही बातचीत अब चलेगी जजों की नियुक्तियों के बारे में। तो जो है फोर्थ जजिस केसेस जिसे कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन आया था इसलिए यहां पर मैंने ये विशेष तौर पे डाल दिया है। और इसमें देखिएगा आपको न्यायिक सक्रियता के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिएगा एक बार दोबारा बता दें, न्यायाधीशों की नियुक्तियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये पढ़ना है और उनकी शक्तियां और उनके कार्य, ठीक है, मुख्यतः आपको ये पढ़ने हैं। इंग्लिश वाले भी यहां पर देख लें अच्छे से, ओके। थर्ड यूनिट है इसके अंदर संघवाद और विकेंद्रीकरण, जिसके अंदर आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है और संघवाद की विषम विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर देखिएगा राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपका संघ सूची के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में भी स्टडी करनी है। पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में भी अच्छे से स्टडी करनी है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1993 में लागू हुआ था और संविधानिक दर्जा दिया गया इन संस्थाओं को, ठीक है, जिसे ग्रास रूट्स आप वो डेमोक्रेसी का नाम देते हो यानी कि जमीनी लोकतंत्र। तो इसका आपको अध्ययन करना है। इंग्लिश वाले भी देख लें यहाँ पर। फोर्थ यूनिट आपको इसमें पढ़ना है संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे रासू का बोलते हो आप, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट, वैसे तो आपको आपातकालीन प्रावधान पढ़ने हैं पहले, यानी कि संविधान का जो भाग 18 है। आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से, ठीक है। तो निवारक निरोध जो आपका अधिनियम है 1950 का, और अनुच्छेद 22 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है आपके, उसके अंदर अनुच्छेद 22 के अंदर जो निवारक निरोध के तहत जो चीजें दे रखी हैं उसको भी आपको स्टडी करनी है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA लग जाता है जैसे लोगों पर, जिसे रासू का बोलते हैं हिंदी में, तो इसको भी आपको स्टडी करनी है। इंग्लिश वाले भी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा सारा।
अब बात करते हैं थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट, जिसके अंदर आपको स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता, मुक्ति और स्वराज। इसके अंदर स्वाधीनता के बारे में भी पढ़ना है। स्वराज पर बाल गंगाधर तिलक और आपके महात्मा गांधी जी के क्या विचार हैं उसको भी आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और डिबेट का ये पेपर है, तो इसके अंदर आपको डिबेट के अंदर मुक्त मतलब कि फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन और असहमति पर भी बात रखनी है। ओके तो देखिएगा यहाँ पर जो है पूरा फ्रीडम इंग्लिश में दे दिया है, इंग्लिश वाले देख लें। समानता, समानता के अंदर अवसर की समानता, परिणाम की समानता और समतावाद पृष्ठभूमि, असमानताएं और विभेदक उपचार, जिसके अंदर आप अफर्मेटिव एक्शन पढ़ते हो कि समानता स्थापित करने के लिए जो हम रिजर्वेशन देते हैं उसका अध्ययन। इसमें देखिएगा इसी पर आपको डिबेट करनी है। सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफर्मेटिव एक्शन, तो देख सकते हो यहाँ पर ये रहा सारा। जब देखिएगा दोस्तों उसकी बात आती है समानताओं की या जेंडर की, लिंग की, इंडिया के तौर पे आप देखते हो तो महिलाओं का अध्ययन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। महिलाओं से जुड़े हुए जो विधान है भारत के अंदर, जो आयोग बने हुए हैं, जो अधिनियम बने हुए हैं, इनकी भी स्टडी आप कर लेना। तो इंग्लिश वाली यहाँ पर देख लें, उसके बारे में वैसे मैंने आगे लिख दिया है एक पेपर में। तो देखिएगा थर्ड यूनिट का नाम है न्याय। न्याय के अंदर आपको प्रक्रियात्मक और मूल पढ़ना है, ठीक है। और जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत और उनके आलोचक, और इसमें डिबेट का जो पॉइंट है वो पढ़ना है आपको, न्याय का दायरा, और इसी के साथ साथ ग्लोबल वर्सेस नेशनल, ठीक है, जो डिबेट है जस्टिस के संदर्भ में। तो देख सकते हो इंग्लिश वाला। तो फोर्थ यूनिट है इसमें अधिकार। अधिकार के अंदर प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, और अधिकार और दायित्व में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। अब वाद विवाद यानी कि डिबेट के अंदर देखिएगा मानवाधिकार की बात आपको करनी है, जिसके अंदर आपको सार्वभौमिकता या जिसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। और देखिएगा इसी के साथ साथ ना इसमें आपको उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ठीक है, 1948 का। तो उसके अंदर जो 30 अनुच्छेद है उनका भी थोड़ा बहुत देख लेना, आप उसकी स्टडी कर लेना। और इस पर तो हमने काफी कवरेज कर रखी है नेहा गुप्ता जी के साथ मिलकर, तो उसका लिंक आपको वीडियो का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी, हो सके डिस्क्रिप्शन में। तो देखिएगा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इंग्लिश वाले, लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर आपको पढ़ना है लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र अब्राहम लिंकन का जो विचार था, ठीक है, डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, और विचार और व्यवहार के बारे में आपको पढ़ना है। लिबरल डेमोक्रेसी और इसके आलोचक कौन कौन से हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। बहुसंस्कृतिवाद और सही शून्यता के बारे में भी इसमें आपको स्टडी करनी है, ठीक है, सही शून्यता। तो और देखिएगा इसमें जो डिबेट का पॉइंट है वो ये है कि प्रतिनिधित्व बनाम भागीदारी, जिसके अंदर देखिएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है उसका भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। डेमोक्रेसी में देखिएगा इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर दे रखा है। चौथा पेपर है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के अंदर आपको देखिएगा राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली के बारे में अध्ययन करना है, जिसके अंदर राष्ट्रीय दल और राज्य दल के अंदर बात करनी है, आपको पढ़नी है। और दलीय व्यवस्था के अंदर जो ट्रेंड्स हैं उनका अध्ययन करना है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम जिसे कहते हो, और द्विदलीय प्रणाली यानी कि 2 पार्टी सिस्टम, और इसी के साथ साथ इसमें आपको मल्टी पार्टी कोलिशन जो सिस्टम है, ठीक है, बहुदलीय गठबंधन प्रणाली हो गया। और ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें आपको यह भी पढ़ना है कांग्रेस प्रणाली से बहुदलीय गठबंधन तक, ठीक है, जो इंडिया के अंदर प्रोसीजर चला पूरा। पहले तो कांग्रेस प्रणाली रही 3 आम चुनावों के अंदर, उसके बाद गठबंधन की सरकारें आई, तो उसका आपको यहां पर अध्ययन करना है। अगला देखिएगा यूनिट है इसमें सेकंड, जिसके अंदर आपको चुनाव और चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। इसके अंदर चुनावी प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व और मतदान व्यवहार के सामाजिक निर्धारक तत्व। तो आपको पता है सामाजिक निर्धारक तत्वों के आधार पर ही इंडिया का जो वोटर है वो वोट डालता है, ठीक है। कोई जाति देखता है, कोई धर्म देखता है, ठीक है। बहुत से जो आजकल के युवा हैं वो अच्छी चीजें समझ रहे हैं कि वो एजुकेशन को फैक्टर बनाते हुए इन चीजों को भी रखते हैं, और आगे तुम इन चीजों को ही देखोगे। तो देखिएगा इसमें आपको ये भी चीजें देखनी है, चुनाव आयोग और चुनावी सुधार के बारे में, जो इंपोर्टेंट है आपके एंट्रेंस की दृष्टि से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। धर्म और राजनीति, देखिएगा आ गया ना ये वाला पॉइंट। तो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस इसके अंदर आपको पढ़ना है। इसके अंदर फोर्थ यूनिट है आपका राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण, ठीक है। बहुत ही शानदार ये पॉइंट अब आ चुका है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो देखिएगा इसके अंदर आपको पढ़ना है जाति, वर्ग और लैंगिक जो अंतर विरोधी हैं उनके बारे में भी स्टडी करनी है, और आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के तहत जो नीतियां बनाई गई हैं उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, ठीक है। रिजर्वेशन जो है प्रतिनिधित्व के तहत उनके बारे में। तो देखिएगा इसमें जब बात आती है ना, तो यहाँ पर आपको मान्यवर जो बहुजन नायक हैं कांसी राम जी साहब, तो उनके बारे में भी आपको स्टडी करनी है थोड़ी बहुत, कि उनके द्वारा जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। पेपर में क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशनल नाम डाल दिया है, ठीक है, मान्यवर कांसी राम जी का। जनजाति और राजनीति जो 5वां यूनिट है इसमें, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है नीतियां और चुनौतियां, 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में स्टडी करनी है आपको, ठीक है, अच्छे से। 5वीं अनुसूची SC ST से जुड़े हुए उपबंध हैं, और 6ठी अनुसूची केवल ST से जुड़े हुए उपबंध हैं। केवल कुछ विशेष राज्यों के अंदर ST से जुड़े हुए क्या उपबंध होंगे उनके बारे में अध्ययन है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके बारे में बात करी गई है 6ठी
अनुसूची में, ठीक है। इसमें देखिएगा आपको वन अधिकार अधिनियम के बारे में भी बात करनी है और विकास और विस्थापन के मुद्दे के बारे में भी बात करनी है। और इसमें देखिएगा एक एडिशनल पॉइंट जोड़ा है, महिला संबंधित जो भारत के अंदर विधान है, अधिनियम है, उनके बारे में भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, बताइए कौन सा अधिनियम महिला संरक्षण से जुड़ा हुआ सही है या नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, इस तरह से दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा। इसलिए उन सभी एक्टों को आप नेशनल वुमेन कमीशन की किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहां पे आपको ये जितने भी 10-12 एक्ट हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है, एक्ट हैं, आयोग हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो एक बार में अच्छे से आप देख लेना। अब देखिएगा इसमें अगला जो 6 यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय राज्य की बदलती हुई प्रकृति, जिसके अंदर विकासात्मक, कल्याण और जबरदस्त आयाम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लें अच्छे से यहाँ पर, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब देखिएगा 5th आपका पेपर है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा फर्स्ट यूनिट है आपका तुलनात्मक राजनीति को समझना। इसके अंदर आपको स्टडी करनी है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है, इसका दायरा क्या है, हम तुलना क्यों करते हैं और तुलना के क्या तरीके हैं, और यूरो केंद्रीयता से परे जाने के बारे में भी आपको स्टडी करनी है। इंग्लिश वाले भी देख लें यहाँ पर, ठीक है, ये रहा जो यूरो सेंट्रिज्म है, इसके गोइंग बियॉन्ड, ठीक है, इसके बारे में भी स्टडी आपको करनी है। सेकंड यूनिट है, इसके अंदर आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो दृष्टिकोण है, इसके अंदर आपको संस्थागत दृष्टिकोण के अंदर आपको विश्व प्रणाली दृष्टिकोण जो है, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करना है। और संरचनात्मक कार्यात्मक जो दृष्टिकोण है, इसके बारे में अध्ययन करना है, जिसमें देखिएगा निर्भरता का जो सिद्धांत है आपका फ्रैंक का, यानी कि आंद्रे गोंडर फ्रैंक है ना, उनका जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। और वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच जो है वालरस्टीन का, इमैनुअल वालरस्टीन का, उनका भी आपको यहां पर अध्ययन करना है। तो आप देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसमें देखिएगा राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर की भी बात करनी है आपको, और नव संस्थावाद की भी आपको बात करनी है, यानी कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है जी। थर्ड यूनिट है, इसके अंदर आपका आधुनिक सरकारों का ऐतिहासिक संदर्भ, जिसके अंदर आप पूंजीवादी, समाजवाद और उपनिवेशवाद के बारे में अध्ययन करना है आपको। पूंजीवाद के अंदर यही अर्थ और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, और वैश्वीकरण के बारे में तो अध्ययन करना ही होता है जब पूंजीवाद की बात आ रही है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। और इसमें देखिएगा समाजवाद की आपको बात करनी है, इसका अर्थ क्या होता है, विकास और इसका क्रमिक विकास, ठीक है, विकास और विकास का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट से है, और ट्रांसलेशन मैंने जब करी तो ये विकास विकास टाइप हो गया मेरे से, ठीक है। तो वो क्रमिक विकास और विकास आपको लेना है, ओके। कैसे नींव हुई मतलब इस समाजवाद की, और धीरे धीरे बढ़ता रहा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो किस तरह से उसमें और प्रोग्रेस होना चाहिए। तो देखिएगा उपनिवेशवाद और गैर उपनिवेशकरण के अंदर आपको पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको पढ़ना है। और देखिएगा और इसकी प्रासंगिकता क्या है, और प्रसंग, और इसके देखिएगा उपनिवेशवाद के जो रूप हैं उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उपनिवेशवाद विरोधी जो संघर्ष हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके बारे में, और गैर उपनिवेशीकरण की प्रक्रियाएं, ठीक है, जो भी हुई हैं उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो देख सकते हो इंग्लिश वाले अच्छे से यहाँ पर तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विषय वस्तु, 4th यूनिट। इसके अंदर देखिएगा आपको निम्नलिखित देशों के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुए हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो हैं उनका ही कंपैरिजन स्टडी करनी है, जिसके अंदर कंट्रियों के नाम है ब्रिटेन, ब्राजील, नाइजीरिया और चाइना, ठीक है, इनकी ही स्टडी आपको करनी है। ध्यान से देख लें, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया और चाइना, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों अमेरिका नहीं है, ठीक है, अमेरिका नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अमेरिका आप कर सकते हो, क्योंकि अमेरिका ना आपको जब उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा, जिसमें आप एकात्मक और अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उनके बारे में अध्ययन करते हो, तो उसमें ब्रिटेन और अमेरिका का ही वो करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपका वो अमेरिका का अगर ऐड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो देखिएगा ये 6 आपका पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन का पेपर अब आया है, 6ठा पेपर है। इसके अंदर देखिएगा आपको पढ़ना है एक अनुशासन के रूप में प्रशासन, और अनुशासन का अर्थ क्या है, आयाम और महत्व क्या है। जब देखिएगा आप लोक प्रशासन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो लूथर गलीक का जो है जो थ्योरी है पोस्ट कॉर्ब, ठीक है, जो इनकी फुल फॉर्म है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेगा कि सीओ का मतलब बताइए, पोस्ट कॉर्ब में सीओ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, और ये थ्योरी किसकी और कब दी गई थी, तो इसलिए मैंने यहां पर ऐड कर दिया था, पोस्ट कॉर्ब के बारे में पूछता है, ठीक है। और इसमें अगला जो पार्ट है सार्वजनिक और निजी प्रशासन, यानी कि लोक प्रशासन और प्राइवेट प्रशासन जो है, निजी प्रशासन, इसकी भी आपको कंपैरिजन करना है। लोक प्रशासन का जो क्रमिक विकास है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आप वो पढ़ते हो ना, राजनीति का द्विभाजन, ठीक है, राजनीति अलग करते हैं और लोक प्रशासन को अलग करते हैं जो विद्वान हैं, कि पब्लिक जो पॉलिटिकल साइंस से एक अलग विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे देखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, यहां पर देख सकते हो अच्छे से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, तो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर आपको शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि क्लासिक और न्यू क्लासिक सिद्धांत और आपका समकालीन सिद्धांत, बात करते हैं शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये एक ही विद्वान का नाम है, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में आपको स्टडी करनी है। जो क्लासिकल
हैं, और प्रशासनिक प्रबंधन लूथर गुलिक का, ठीक है, लूथर गुलिक जो है, इनका पूरा नाम लूथर गुलिक है। जो पोस्ट कॉर्ब की थ्योरी है ना, वो इन्हीं के द्वारा दी गई है, ठीक है। और उर्विक हो गए और फेयोल हो गए, ये प्रशासनिक प्रबंधन में आपको इनकी स्टडी करनी है। आदर्श प्रकार की नौकरशाही में मैक्स वेबर का अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। नव शास्त्रीय सिद्धांत न्यू क्लासिक जो थ्योरी है, इसके अंदर मानव सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एल्टन मेयो के द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं, हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, उनका आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर करके जो हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है, वो पूछी हुई थी, क्वेश्चन आपने देखा हो तो पेपर में, ठीक है, एंट्रेंस में 2021 में दे रखा था। अगली जो है आपका इसमें समकालीन सिद्धांत में आपको पारिस्थितिक दृष्टिकोण में फ्रेड रिक्स का पढ़ना है। फ्रेड रिक्स के द्वारा लिखी हुई जितने भी पुस्तकें उन्हें देख लेना एक बार। नवाचार और उद्यमिता पीटर डरकर का, ठीक है, सबसे एंड में आता है ये नाम पीटर डरकर, इनके द्वारा भी काफी सारी पुस्तकें हैं, उनको भी देख लेना। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से ये रहा। ओके, लोक नीति पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी की अवधारणा क्या है, प्रासंगिकता क्या है और इसका दृष्टिकोण, निरूपण और क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है इसके अंदर, यानी कि नॉर्मली क्या है और जो स्टार्टिंग है पब्लिक पॉलिसी किसे कहेंगे वो। अब है देखिएगा लोक प्रशासन के संबंधी जो दृष्टिकोण है, अप्रोचेस, वो पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपको विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन और नवलोक दृष्टिकोण, सुशासन। जब देखिएगा सुशासन की बात आती है तो इंडिया के अंदर जो है हम गुड गवर्नेंस डे भी बनाते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे है मेरे हिसाब से जहां तक है, तो उसमें ना आपको इनका भी अध्ययन करना पड़ेगा कि इनका क्या योगदान था, इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, ठीक है। और नारीवादी दृष्टिकोण भी आपको करना है इसके अंदर लोक प्रशासन में, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मेजर अप्रोचेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये गुड गवर्नेंस और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अगला पेपर है हमारा, तो देखिएगा ये 7वें पेपर में दे रखा है, जो पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करनी है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम कैसे समझते हैं, उसका अध्ययन करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे यहाँ से ना क्वेश्चन कम देखने के लिए मिलता है, विश्लेषण के स्तर वगैरह, ठीक है, हमें नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन आईआर का जो इतिहास है उससे पूछेगा कि प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य प्रणाली का उद्भव हुआ, उसमें सनों का थोड़ा बहुत खेल है, वो पूछ ले तो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से पूछता है इस वाले यूनिट में। जो वेस्टफेलिया शांति संधि वो 1648 की थी ना, उससे पहले की स्थिति प्री वेस्टफेलिया, और उसके बाद की स्थिति यानी कि वेस्टफेलिया के दौरान तो वो हो गया 1648 का काल, और उसके बाद की जो स्थिति यानी कि पोस्ट वेस्टफेलिया, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 भी देख लोगे आप, 2 क्वेश्चन तो पता नहीं 2021 के पेपर में दे रखे थे, मैं कौन सा देख रहा था, तो इसे देख लेना अगर आप पढ़ पाओ तो अच्छे से, पर यह बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो ये इंग्लिश वाले भी अच्छे से यहाँ पर देख लें, ये रहा दे रखा है सारा। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर देखिएगा आपको शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है, ठीक है, शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ठीक है। और इसके अंदर देखिएगा आदर्शवाद और वशिष्ठ यथार्थवाद को भी आपको पढ़ना है। उदारवाद और नव उदारवाद के बारे में पढ़ना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है इसमें आपको, और नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। और वैश्विक दक्षिण से यूरो केंद्रीयता का और उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपको स्टडी करनी है। परिप्रेक्ष्य मतलब उसके दृष्टिकोण के तहत, यूरो केंद्रीयता जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यूरो सेंट्रिज्म इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश वाले भी देख लें, ये रहा। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 20वीं सदी में इंटरनेशनल रिलेशन का इतिहास का एक सिंहावलोकन, ठीक है, ओवरव्यू आपको देखना है। तो थोड़ा थोड़ा ही कवर कर लेना है, वैसे इसमें ज़्यादा इतना अंदर नहीं जाना है, पर ये बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा वैसे भी इसमें। तो देखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके कारण क्या रहे और परिणाम क्या रहे। परिणाम कम पूछता है वैसे, कारण पूछ लेगा, कारण पे क्वेश्चन भी दे रखा था मिलान करने के लिए, ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति 1917 की जो स्थिति थी, 1917 में आपका रूस के अंदर आपने देखा कि फरवरी और अक्टूबर के अंदर वो सारा जो है बोल्शेविक क्रांति का महत्व क्या रहा। और फिर 1917 से 1922 तक रूस के अंदर जो है आपका वो गृह युद्ध रहा, 1922 में जाके यूएसएसआर का गठन हुआ, ठीक है। तो वही सारी चीज आपको इसमें बोल्शेविक क्रांति के अंदर पढ़नी है। और फांसीवाद का उदय, नाजीवाद, ठीक है, उसके बारे में स्टडी आपको करनी है थोड़ी। जोसेफ स्टालिन हो गए और मुसोलिनी हो गए और हिटलर हो गए, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर की जब बात आ रही है तो इसमें वही चीज, कारण और इसके परिणाम। ज्यादा आपको इतिहास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कारण वगैरह देख लीजिए बस थोड़े, ठीक है, लेकिन डेप्थ में जाके कारण आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मिलान करने के लिए देता है अगर आपने क्वेश्चन देखा हो। शीत युद्ध के देखिएगा विभिन्न चरण हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कोल्ड वॉर और देतांत की स्थिति आ जाती है। देतांत जो है आपको पता है, आपका फ्रेंच वर्ड है ये देतांत, ठीक है। देतांत का उदय कैसे हुआ और इसका फिर पतन हो गया। फिर आपका नव शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसे आप द्वितीय शीत युद्ध कहते हो, सेकंड कोल्ड वॉर, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका तीसरी दुनिया का उदय हुआ, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको स्टडी करनी होती है, ठीक है। इसमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी थोड़ा बहुत देख लेना। देखिएगा इंडिया से जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो यहाँ पर इस तरह से दे नहीं रखा है, लेकिन ना जब भी आपसे ना वो एक आधा क्वेश्चन ना पूछ लेगा, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे काला दाम परियोजना है, अब
पता नहीं ऐसे, मतलब कि बिमस्टिक से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, बिमस्टिक में भारत का क्या पहल है, और वैसे दे नहीं रखा है यहाँ पर कहीं, लेकिन वो पूछ लेगा। अब इसमें कुछ भी चीज़ आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, देखिएगा ये वाला जो इसमें आएगा देखिएगा। तीसरी दुनिया के उदय में मैंने बता दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आपको थोड़ा बहुत स्टडी करनी है, नेहरू की जो फिलॉसफी थी, ठीक है, और यूएसएसआर का पतन कैसे हुआ और शीत युद्ध की फिर समाप्ति हो गई, इसके बारे में आपको देख लेना है। अब देखिए कि यहाँ पर बात आती है शीत युद्ध के बाद क्या जो विकास हुआ और सत्ता के अन्य शक्ति के केंद्रों का उदय हुआ, ठीक है। जब सोवियत संघ रूस टूट गया तो उसके बाद जो है क्या एक ही महाशक्ति बची थी, अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका का कब तक प्रभुत्व रहेगा, ठीक है, लेकिन जो है अन्य शक्तियों के केंद्र उभरने लग गए, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान और हमारा प्यारा ब्रिक्स और आपका सार्क, ठीक है। और इसके अंदर देखिएगा आपको कंट्रियों का अध्ययन जो करना है, रूस, इंडिया, चीन, ब्राजील, जापान और इजराइल, जिसके अंदर मुख्यतः आपको इंडिया का अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इंडिया की इसमें फॉरेन पॉलिसी ही आपको देखनी है, ओके। मतलब थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू ही लेना है बस फॉरेन पॉलिसी का, ज्यादा अंदर घुस के नहीं जाना है। इंग्लिश वाले भी देख लें, मैं देखिएगा थोड़ा जूम आउट कर देता हूं इसे, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको, ओके जी, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है पेपर आपका 8 है, पेपर 8 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये पेपर का नाम है। इसके अंदर सरकार के आपको रूप पढ़ने हैं, तो बहुत ही अच्छा पेपर है ये। देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा था, आपको रिलेट कर पा रहे हो तो आप, कि मैंने अमेरिका वहाँ पे लिख रखा था, तो यहाँ पर आप स्टडी करोगे अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन का, यानी कि संसदीय और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है यहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पे संवैधानिक विकास में मैंने अमेरिका ऐड कर रखा था, उसे आपसे कह रहा था। तो देखिएगा यहाँ पर आपको पढ़ना एकात्मक और संघीय प्रणाली। एकात्मक भाई चीन का सिंगल पार्टी रूल, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसमें आपको पढ़ना एकात्मक, और संघीय आपको कनाडा का मॉडल जो है, वहाँ इंडिया ने भी कनाडा से लिया है, तो जो कनाडा का जो है फेडरल सिस्टम उसका अध्ययन करना, और चीन का एकात्मक, इससे आपको कंपैरिजन करना है। और संसदीय और अध्यक्षात्मक में, संसदीय में ब्रिटेन जो इंडिया का है, ठीक है, और अमेरिका अध्यक्षात्मक, ओके। तो शासन के प्रकार भी आपको थोड़े बहुत देखने हैं, जिसमें लोकतांत्रिक, सत्तावादी और लोक लुभावनवाद और अधिनायकवादी। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी ही है, ठीक है। तो देख सकते हैं इंग्लिश वाले यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल, यूके और यूएसए, रिजिम टाइप डेमोक्रेटिक, और देख सकते हो अथोरियन। चुनावी प्रणाली, चुनावी प्रणाली, चुनाव प्रणाली कह लो या, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना है परिभाषा क्या है चुनाव की प्रणाली की, चुनाव किसे कहते हैं, प्रक्रियाएं कैसे कैसे काम करती हैं, चुनाव प्रणाली के जो प्रकार हैं, जिसके अंदर देखिएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, इसका नाम याद कर लेना, विद्वान का मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पेपर में पूछा था एक क्वेश्चन, ठीक है। और मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में पढ़ना है, और इसमें देखिएगा इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ओके। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इलेक्शन जो होता है वो राज्यसभा का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है इंडिया में, ये सभी को पता होगा। दल और दलीय प्रणाली, इस वाले चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, दलीय व्यवस्था और दलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनका उद्भव पढ़ना है, और ऐतिहासिक संदर्भ से। इसके देखिएगा इसमें ना वो पूछ लेता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई वगैरह वगैरह, तो इस तरह से थोड़ा बहुत वो देख लेना। इंडिया के अंदर जो हिस्टोरिकल जो पार्टियां हैं पुरानी पुरानी, किसमें से कौन सी टूटी। अब देखिएगा वो पूछ लेगा कांग्रेस टूटी, ठीक है, सिंडिकेट बना, ओ और आर पढ़ते हो जिससे आप, ठीक है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जहां तक है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन था। और राष्ट्र राज्य पे जो यूनिट है इसके अंदर आपको पढ़ना है राष्ट्र राज्य क्या है, पश्चिमी यूरोप में ऐतिहासिक विकास और उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ से आपको राष्ट्र राज्य का अध्ययन करना है, और वाद विवाद डिबेट भी आपको इसमें कवर करनी है, ठीक है। लैंगिक तुलनात्मक राजनीति और संस्थाएं और प्रक्रिया, इसके अंदर देखिएगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में आपको बात करनी है कि स्त्री और पुरुष को किस तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इसमें देखिएगा जो ग्रास आपका रूट्स आपका वो है डेमोक्रेसी, यानी कि जमीनी स्तर पे जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लाया गया है, उसमें देखिएगा महिलाओं को हमने कितना ज़्यादा आरक्षण दे रखा है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इसमें आपको मिक्सअप देखने के लिए मिलता है। संघर्ष और शांति में महिलाएं, ग्लोबल स्तर पे बात चल रही है। वैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो इसमें ग्लोबल रूप से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नीदरलैंड ने मतलब कि सबसे पहले वुमेन को वोट डालने का अधिकार दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको वैसे देखनी पड़ेंगी जो वुमेन के तहत जो चीज़ें चली, अधिकार मिले उन्हें। अब इसमें देखिएगा संघर्ष और शांति में महिलाओं का योगदान, उनके जो द्वारा जो वैश्विक स्तर पे जो आंदोलन चलाए गए, ठीक है। अमेरिका में आपको पता है वो काले और गोरों का लड़ाई, इंडिया में जातीयता के ऊपर है। अब देखिएगा इसमें जो नोवा पेपर है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, इस पेपर के अंदर आपको कवर करना है लोक नीति, यानी कि पब्लिक पॉलिसी है पहला चैप्टर, पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन और उसकी विशेषताएं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे मॉडल, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के जो मॉडल हैं बस ये करना है। भारत में लोक नीति की प्रक्रिया, लोक नीति की प्रक्रिया मतलब ये है कि पब्लिक पॉलिसी कैसे हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसके तहत जो प्रक्रियाएं हमने बना रखी हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर के तहत पब्लिक पॉलिसी ढलती चली जाती है हायरार्की मॉडल से, ठीक है, वो ऊपर से आती है नीचे तक जाती है, तो वो सारी चीज। विकेंद्रीकरण, ठीक है, इसके अंदर जब बात आती है तो आपको पता है इसमें आपको मतलब वही चीज ग्रास
रूट्स डेमोक्रेसी का अध्ययन करना होता है, 73वां 74वां संविधान संशोधन, ग्रामीण और शहरी स्थानीय लोकल गवर्नमेंट जिसे बोल देते हो। इसके अंदर आपको ये भी कवर करना है वैसे अर्थ और महत्व और दृष्टिकोण। देखिएगा आपको ना इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो विकेंद्रीकरण, भारत के अंदर विकेंद्रीकरण का प्रतिपादक किसे माना जाता है, ठीक है, उसमें नाम है जो समिति आप पढ़ोगे ना, ग्रामीण जो 73वें संविधान संशोधन और 74वें को लाने के लिए जो समितियां बनाई थी, बलवंत राय मेहता समिति हो गई, ठीक है, अशोक मेहता समिति हो गई, उनमें से ही किसी एक का नाम है और एक अंग्रेज का नाम है इसमें, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम। तो वो सारी चीज़ आपको अच्छे से देख लेनी है। अब देखिएगा इसमें आपको बजट का चैप्टर कवर करना है, ठीक है, इकोनॉमिक है वैसे ये, लेकिन इसमें आपको केवल इतना याद रखना है बजट का इंडिया का जो रिसाइकिल है, ठीक है, कब कब बजट पारित होता है, क्वार्टरली और आपका एनुअली किस तरह का वो है, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख के, और विभिन्न दृष्टिकोण और बजट के प्रकार। इसमें बजट के प्रकार और बजट चक्र जो है इंडिया का केवल वही इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें आपको बजट की अवधारणा और उसका महत्व क्या होता है वो भी कवर करना है, ठीक है। बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बजट जो है कौन सी भाषा से निकला हुआ है। अब देखिएगा बजट में बजट चक्र हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, और विभिन्न दृष्टिकोण और बजट के प्रकार। ओके, नागरिक और प्रशासन इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके अंदर देखिएगा नागरिक और प्रशासन इंटरफेस के अंदर आपको कवर करना है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, यानी कि जन सेवा प्रदायगी, यानी कि जिसे आप लोक सेवा वितरण भी कहते हो, ठीक है। अब इसमें देखिएगा आपको लोक शिकायतों के निवारण के तहत हमने जो आरटीआई स्थापित कर रखी है, ठीक है, और लोकपाल अधिनियम 2013 उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बहुत आपको देखने के लिए पता ही आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताइए कि लोकपाल जो है क्या सीबीआई से के तहत उसका क्या संबंध है, ठीक है, सीबीआई से अपना कैसे काम करवाती है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम लोकपाल कौन है बताइए, ठीक है, वो इस तरह से कम पूछता है, इस तरह से वाले क्वेश्चन ये जीके पीके वाले नहीं पूछता, यहाँ पर बहुत डेप्थ में जाके पूछेगा, तो इसलिए अच्छे से कवर करना है। लोकपाल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ई गवर्नेंस और नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब सिटीजन्स चार्टर जिसे आप बोलते हो, और ई गवर्नेंस का भी आपको यहाँ पर देखना है। समाज कल्याण प्रशासन से जुड़ी हुई यहाँ पर कुछ नीतियां हैं, उनका तो अध्ययन करना ही है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर समाज कल्याण की अवधारणा क्या होती है और उससे जुड़े हुए जो दृष्टिकोण है उनकी भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। तो इसमें जो नीतियां हैं ना उसमें आपको अध्ययन करना है शिक्षा में शिक्षा का अधिकार, आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, मूल अधिकार में जोड़ा गया, और मूल कर्तव्यों के सबसे एंडवा जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें भी जोड़ा गया। स्वास्थ्य के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेना है। भोजन में देखिएगा खाद्य सुरक्षा का अधिकार जो है, मनरेगा के बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, रोजगार के बारे में जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम, और उपभोक्ता अधिकार, ठीक है, ये भी इसमें आता है, इस बात का ध्यान रखें। एमए के एंट्रेंस में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। उपभोक्ता अधिकार जो है कंज्यूमर राइट में जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रिवेंशन, ठीक है, एक्ट जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और हमने जो शिकायत निवारण का तंत्र बना रखा है नेशनल कंज्यूमर, ठीक है, वो कंप्लेंट पोर्टल भी बना रखे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे, उनको भी आपको थोड़ा देखना है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा मनरेगा एक्ट 2005, और यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट। 10वां पेपर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। ग्लोबल पॉलिटिक्स 10वें पेपर में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है वैश्वीकरण की अवधारणा और परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले यही पढ़ना है कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के वैकल्पिक जो परिप्रेक्ष्य हैं उसको समझोगे आप। इसके अंदर देखिएगा आपको ये भी पढ़ना है वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता में कमी आई है, यानी कि संप्रभुता का टॉपिक और क्षेत्रीयता और संप्रभुता पर जो डिबेट है, राजनीतिक बहस, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब देखिएगा इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका महत्व और वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जो ये एक्टर हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन की जब बात आती है ना, तो इसमें ना केवल आपको अच्छे से स्टडी घोट के पीनी है, जो है केवल सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसका ही आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है, और ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट वगैरह होती है ना, उनसे सवाल पूछता है एंट्रेंस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो ब्रिटेन वुड्स संस्था के जो जुड़वा रूप हैं, वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ, और देखिएगा इसमें डब्ल्यूटीओ का अध्ययन करना है, और टीएनसी और एमएनसी जो हैं बहुराष्ट्रीय निगम जो कंपनियां होती हैं उनके बारे में। कंपनी से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आपका यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल वो देख लेना, ठीक है। क्यों फैक्चुअल आप पूछता है तथ्य आधारित क्वेश्चन, तो वहां से फंस जाती है गाड़ी फिर। वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी आयाम, ठीक है, इसमें पूछता है। वैश्वीकरण प्रतिरोध जो हुए हैं, यानी कि आंदोलन जो हुए हैं, उसमें आपको पढ़ना है। इसमें किसान संगठनों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत भूमिका देखनी पड़ेगी। वैश्विक सामाजिक आंदोलन और गैर सरकारी संगठनों के बारे में भी आपको कवर करना है। ये रहा, ठीक है, ओके।
समसामयिक वैश्विक मुद्दे, ठीक है, ये करंट से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज, इससे आपको कवर करना है, जिसमें पारिस्थितिकी मुद्दे हैं सबसे पहले, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशूज जो हैं। इसके अंदर देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है कि जिसमें जो एग्रीमेंट हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हो गया, ठीक है, आपका पेरिस समझौता हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन पहला हुआ, ठीक है, आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो गया, वो सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से कवर करनी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर इंडिया का क्या योगदान है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, वो सारी चीज आपको अच्छे से कवर करनी है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित वर्ल्ड में जो सबसे पहली संधि हुई उसके बारे में भी आपको थोड़ा देख लेना, उसका नाम क्या है वो मुझे याद नहीं है। आंदोलन देख लें, ठीक है, आंदोलन जो हुए हैं इंडिया के अंदर और वर्ल्ड लेवल पे जो आंदोलन हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए इंडिया में, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ठीक है, चिपको आंदोलन हो गया। और ग्लोबल कॉमन्स बहस, ग्लोबल कॉमन्स बहस वही है कि आप जो है संसाधनों का वितरण अंधाधुंध कर रहे हो, हम इल्जाम इंडिया डेवलप कंट्रियों पे लगाते हैं और डेवलप कंट्री हमसे कहती हैं कि आप अब हमारा तो डेवलप हो चुका है, अब आप कर रहे हो प्रदूषण, तो ठीक है, वो जो कॉमन बहस है उस पर आपको करना है। परमाणु हथियार का प्रसार, यहां से देखिएगा क्वेश्चन ना एनपीटी सीटीबीटी एलटीबीटी से ही पूछता है बस, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना है बस आपको अच्छे से, ठीक है, एनपीटी सीटीबीटी एलटीबीटी ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं, आपको नहीं था मतलब यहाँ पर जब मैंने वो लिखा था ना ये, तो ये अलग से था क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनता है आपका, परमाणु हथियार के प्रसार से जुड़ी हुई जब चीज पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में देखिएगा इंडेक्स भी आपको कवर कर लेना है, और इसमें आपको वैसे गैर राज्य अभिनेता जो हैं, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स और राज्य आतंकवाद के बारे में पढ़ना है, और 9/11 के बाद का जो घटनाक्रम है उसके बाद की स्टडी करनी है, टेररिज्म के बारे में, उस दौरान की 9/11 की घटना और उसके बाद की स्टडी, ठीक है। प्रवास, माइग्रेशन और ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में आपको देखना है। इंग्लिश वाले भी देख लें ये रहा सारा, ओके जी। अब देखिएगा इसमें थर्ड यूनिट है वैश्विकरण, शक्ति और संसाधन शासन। ग्लोबलाइजेशन में देखिएगा पावर रिसोर्सेज गवर्नेंस में इसका मतलब क्या है, इसमें आपको ग्लोबल जस्टिस को कवर करना है कि संसाधनों का प्रबंधन हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कौन कितना दोहन कर रहा है। अब इसमें आप वो भी देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री कर रही है, सबसे ज्यादा जो है देखिएगा अमेरिका कर रहा है, फिर चीन कर रहा है, तीसरे नंबर पर भारत है, 27% अमेरिका, 14% चीन और 7% आपका इंडिया कर रहा है। तो इस तरह से जो है अब उसमें हम कहीं ना कहीं तो वो जाएगी ना गैस, कहाँ जाएगी, वो ग्लोबल वार्मिंग पैदा होगी। अब इसमें देखिएगा आपको 11वां पेपर जो है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसके अंदर टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन इसमें मतलब पाठ और व्याख्या क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी किसे कहते हैं, और उसको थोड़ा बहुत विस्तार से आपको देखना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है मतलब फर्स्ट चैप्टर में। ये हमारे लिए काम का नहीं है एंट्रेंस की दृष्टि से। इसमें यहाँ पर अब बात आती है आपकी प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु, ये है इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्लेटो की जो फिलॉसफी है, ठीक है, अपने आप में, और इनकी राजनीति और उनके जो वर्च्यू हैं, ठीक है, गुण की बात करते हैं, उनकी जस्टिस थ्योरी, दार्शनिक राजा और रानी की बात करते हैं वो, साम्यवाद पर प्लेटो के विचार, लोकतंत्र पर प्लेटो का क्या कहना है, महिला और गार्जियंस, प्लेटो की रिपब्लिक में जो प्लेटो की जो रिपब्लिक जो बुक है ना उसके अंदर गार्जियंस के नाम से ना ऐसे दे रखा है, तो उसमें गार्जियंस के नाम से जो ऐसे है वो जो प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक के अंदर, द रिपब्लिक में, उसका आपको कवर करना है। और रिपब्लिक जो किताब है उनकी, उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में जो बात करी गई है, उनके अधिकार, उनके बारे में आपको कवर करना है। प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत जो है उसको कवर करना है, और प्लेटो का एक जो है प्लेटो का अच्छाई का एक रूप है, ठीक है, उसको भी आपको देखना है, जिसे इंग्लिश में देखिएगा बोलते हैं प्लेटोस फॉर्म ऑफ द गॉड, ठीक है। अब अरस्तु की बात करें तो अरिस्टोटल की यहाँ पर देखिएगा बात आती है, इसमें बात करते हैं रूप और सदाचार की, और देखिएगा ये बात करते हैं जून पॉलिटिकॉन के रूप में व्यक्ति, ठीक है, और इसमें नागरिकता न्याय, ये टॉपिक है जून पॉलिटिकॉन, इसमें आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसमें देखिएगा नागरिकता, सिटीजनशिप और जस्टिस और राज्य और परिवार के बारे में, और इनकी थ्योरी क्या है अरस्तु की, और सरकारों का वर्गीकरण, ठीक है, इसमें इस चीज़ का। और इंग्लिश वाले भी देख लें, यहाँ पर दे रखा है देखिएगा सारा ये रजून पॉलिटिकॉन, ठीक है, जो मैं कह रहा था इंग्लिश में, इंग्लिश का ही वर्ड है ये, वहाँ पे भी मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। अंतराल में देखिएगा आपको मैकियावेली का पढ़ना है, इंटरल्यूड में मैकियावेली है, इसके अंदर देखिएगा नैतिक और सदाचार, वाइस और वर्च्यू के बारे में अध्ययन करना है इनका, मैकियावेली की जो थ्योरी है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा वो जो बात करते हैं प्रिंस की, यानी कि राजकुमार की, और उसमें साथ साथ ये कह रहे हैं कि धर्म और नैतिकता के माध्यम से शक्ति का विश्लेषण, ठीक है, वो आपको कवर करना है, ठीक है, धर्म और नैतिकता के माध्यम से शक्ति का विश्लेषण। इसमें देखिएगा गणतंत्रवाद और राजकौशल, यानी कि जिसे आप स्टेट क्राफ्ट बोलते हो, रिपब्लिकनिज्म बोलते हो, ठीक है, उसके बारे में देखना, मैकियावेली की जो थ्योरी है। अधिकारपूर्ण व्यक्तिवाद, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, ठीक है, इसमें देखिएगा थॉमस हॉब्स की मानव प्रकृति और प्रकृति की स्थिति और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध की थॉमस हॉब्स बात करते हैं, सहमति की भूमिका और राज्य की संप्रभुता पर थॉमस हॉब्स के विचार, ठीक है। जॉन लॉक के अंदर बात करें तो वो प्रकृति का नियम की बात जो कर रहे हैं वो थोड़ा देखना है, प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के अनुसार, संपत्ति का औचित्य और असहमति का अधिकार, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी देख लें, यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ ये रहा, ठीक है। तो देखिएगा अगला जो पेपर है आपका ये 12वां इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1, इंडियन पॉलिटिकल थॉट
प्रथम में आपको कवर करना है। फर्स्ट यूनिट में देखिएगा वही इंट्रोडक्शन है कि पूर्व औपनिवेशिक भारतीय राजनीतिक विचारों की परंपराएं, जिसके अंदर आपको भारतीय राजनीतिक विचारों की ज्ञान मीमांसीय बुनियाद जो है, मतलब कि बेसिक फाउंडेशन जो है वो कवर करना है, मतलब कि इंट्रोडक्शन। और इसके अंदर देखिएगा आपको ब्राह्मणिक, श्रमणिक, इस्लामिक और समकालिक, इसकी भी आपको स्टडी करनी है, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा जब आप आगे करोगे। ब्राह्मणिक में मनुस्मृति का मनु के द्वारा सामाजिक जो कानून व्यवस्था है उनकी, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ स्टेट कौटिल्य का, ठीक है। कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त बोलता है क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं कि ये कौटिल्य पढ़ा था हमने तो विष्णुगुप्त कहाँ से आ गया, वैसे पता होता है ज़्यादातर को। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखित जो महाभारत है, महाभारत का अंतिम अध्याय है जिसका नाम है शांति पर्व। उस शांति पर्व के अंदर राजधर्म टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। राजधर्म के अकॉर्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें ना मिलती जुलती हैं। राजधर्म हो गया, कौटिल्य के अंदर राज्य का सिद्धांत हो गया, मनुस्मृति हो गया, सब एक ही चीज़ बात करते हैं। अगन्ना सुट्टा, ठीक है। इसके अंदर आपको दीघा निकाय है, ये इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध जी का है राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, उनका थ्योरी ऑफ किंगशिप, इसके बारे में दीघा निकाय की जो थ्योरी है उनका है ना त्रिपिटिक, ठीक है, वो जो है उसके अंदर आपको कवर होती है ये थ्योरी। बर्नी का आदर्श राज्य व्यवस्था, आइडियल पॉलिटी, ठीक है, 6 टॉपिक है ये, 6 यूनिट। 7 यूनिट में अबुल फजल को पढ़ना है जिसमें मोनार्की, राजशाही। कबीर का समन्वयवादी, कबीर दास पे देखिएगा, पढ़ लीजिए। इनका दोहे वगैरह में आप अटक के मत रह जाइए, जो दोहे वगैरह हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। बस इनका जो थोड़ी प्रकृति है वो किस बात पर बल देते हैं, थोड़ी बहुत ये सभी को पता होता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे कबीर वगैरह पे। ओके, अब देखिएगा ये आपका जो 13वां क्वेश्चन पेपर है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसके अंदर आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट जो है आधुनिकता और उसके प्रवचन, जिसके अंदर आपको आधुनिकता पर इमैनुअल कांट का विचार, और देखिएगा इसमें आपको पढ़ना है तर्क पर विश्वास, प्रकृति की प्रकृति को समझना, यह है टॉपिक, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लें, अंडरस्टैंडिंग नेचर, ठीक है। स्वच्छंदतावाद, इसके अंदर जे रूसो और वेलस्टोनोक्राफ्ट, ठीक है, ये जो विद्वान हैं प्रमुख इसमें, मैरी वेलस्टोनोक्राफ्ट ये महिला हैं, ठीक है। स्वच्छंदतावाद में जे रूसो के अंदर आपको पढ़ना आधुनिकता की आलोचना पर उनका विचार, प्रकृति की स्थिति पर जो बात करते हैं वो उसके अंदर नोवेल बर्बर का विकास और समाज को क्यों भ्रष्ट करता है, ठीक है, वो प्रकृति की स्थिति के अंदर आएंगे ये पॉइंट, तो वो आपको कवर करने हैं। असमानता की उत्पत्ति पर जे रूसो का विचार और सामान्य इच्छा, ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र और स्वशासन, ठीक है, जे रूसो के बारे में आपको स्वशासन को भी कवर करना है। मैरी वेलस्टोनोक्राफ्ट, ठीक है, महिला विद्वान, इसमें देखिएगा जो विचारक हैं इनमें आपको पढ़ना है महिला और पितृत्ववाद, और रूसो के शिक्षा के विचार के अंदर जो मैरी वेलस्टोनोक्राफ्ट हैं वो रूसो की शिक्षा के विचार पर क्या कहती हैं, प्रस्तावित शिक्षक सुधारों की आलोचना की बात करती हैं वो, और कानूनी अधिकार और प्रतिनिधित्व पर उनका क्या मत है वो भी आपको देखना है, ठीक है, ये इंग्लिश वाले भी देख लें। उदार समाजवादी में जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, का अध्ययन आपको करना है अच्छे से। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का देखिएगा आपने पर संबंध कार्य, स्वसंबंध कार्य के बारे में स्टडी करी होगी। और देखिएगा इसमें उपयोगिता पर जो है मिल का सुखवादी सिद्धांत जो है उसकी स्टडी करनी है आपको, और अन्य उपयोगितावादी जो थ्योरी है उसका और जो विचारक हैं उनका भी थोड़ा बहुत देख लेना है, थोड़ा बहुत, ठीक है, कंपेयर करना है मिल से। और स्वतंत्रता पर मिल का विचार, मताधिकार पर इनका विचार। हाँ, मताधिकार से मुझे याद आया, मुझे ये बताइए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, बताइए, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन जवाब देगा, ठीक है। वोट राइट, 18+ व्यक्ति लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर मतदान कर सकते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, समानता के साथ मतदान कर सकते हैं, ठीक है, ये मताधिकार कौन से अनुच्छेद में, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि आपका कितना पक्का है अच्छे से पॉलिटी वगैरह। अब देखिएगा इसमें लोकतंत्र में परिवर्तन के साथ अंतर, ठीक है, जो आ रहे हैं उनको स्टडी करनी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिलाओं की अधीनता, ठीक है, महिलाओं की अधीनता में जॉन स्टुअर्ट का मिल का जो विचार है उनका आपको देखना है केवल। रेडिकल्स के अंदर देखिएगा आपको हेगल को स्टडी करनी है, हेगल की और कार्ल मार्क्स की, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक। कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित जितनी भी पुस्तकें हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। जर्मन आइडियोलॉजी हो, चाहे वो आपका होली हो इनकी, ठीक है, वो सारी किताबें, वो ये पूछेगा कि कौन सी किताब कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई, इसलिए अच्छे से कवर कर लेना। तो देखिएगा हेगल की बात करें तो जिनका पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, इनमें इनका नैतिक जीवन जो है, इनका मोरल लाइफ, ठीक है, और इसमें परिवार, नागरिक समाज और स्टेट की बात करते हैं वो, हेगल में इनकी थ्योरी करनी है आपको। कार्ल मार्क्स के अंदर देखिएगा वो अन्य प्रकार के भौतिकवाद से अंतर और मूल्यों की अवधारणा, पूंजीवाद की आलोचना की बात करते हैं वो, ठीक है, और वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता पर बात करते हैं कार्ल मार्क्स, और उनकी जो है फेवरेट जो है यूथोपियन सोसाइटी, ठीक है, उनकी स्थापना की बात करते हैं, तो उसमें भी आपको देखना है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लें, ये रहा सारा, ओके, इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स का अच्छे से आपको कवर कर लेना, अगर आप कोई और से विद्वान ना कर रहे हो तो कार्ल मार्क्स मतलब जरूर कर लेना, अगर छोड़ना मत। अब देखिएगा इसमें जो है
लास्ट ये आपका पेपर है, मतलब कि 14वां पेपर है 14। तो इसके अंदर देखिएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2, ठीक है, सबसे लास्ट का पेपर है, अभी समाप्ति की चरण के दौर पे हैं अब हम। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है आधुनिक भारतीय विचार का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर सबसे पहले राजा राम मोहन राय, ठीक है, उनके अधिकार और महिलाओं के बारे में उनकी स्थिति, ठीक है, उनके द्वारा लिखित जो चीजें हैं वो भी अच्छे से कवर कर लेना। देखिएगा जितने भी विद्वान आ रहे हैं ना भाई, इनके द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं चर्चित, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन है उनको देख लेना, वहीं से क्वेश्चन फंसता है। पंडिता रमाबाई पर पूछता है, वो पता नहीं कोई क्वेश्चन है कि उन्होंने अंग्रेजों ने पंडिता रमाबाई को सम्मान दिया था, हुड की उपाधि कब दी पता नहीं, तो इस तरह से भी पूछता है, वो इन्हें सम्मान मिला था एक, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो पूरी तरह से। तो लैंगिकता पर जेंडर पे बात करती हैं पंडिता रमाबाई, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों की समानता। विवेकानंद का आदर्श समाज आइडियल सोसाइटी, महात्मा गांधी जी का स्वराज, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी MK गांधी के नाम से देता है वो ज्यादातर क्वेश्चन एंट्रेंस में, ठीक है, स्वराज। एक बार तो मैं सोचने लग गया MK गांधी, मुझे एकदम अचानक याद आया कि वो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का सोशल जस्टिस, तो देखिएगा इसमें से बहुत सारी चीजें पूछता है वो, और हम एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे कि जिसके तहत डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के द्वारा लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी, और उनके द्वारा रचित जितने मतलब कि बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो पार्टियां बनाई गई हैं, ठीक है, और वो सारी चीज आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी पे काफी सारी चीज पूछता है वो। और आपके अगले हैं लोहिया, ठीक है, उनका चौबुर्ज स्तंभ की थ्योरी है, ठीक है, लोहिया जी की, वो अगला लास्ट टॉपिक है, तो अच्छे से वो आपको कवर हो जाएगा। तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रवाद की आलोचना पर काफी लिखा है इन्होंने, राष्ट्रवाद पर, ठीक है, नेशनलिज्म पर क्रिटिक करा है टैगोर जी ने। मोहम्मद इकबाल जी का समुदाय, ठीक है, कम्युनिटी पर बात करते हैं ये। सावरकर का हिंदुत्व, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की थ्योरी जो है उन पर बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया समाजवाद, ठीक है, चौबुर्ज स्तंभ से क्वेश्चन पूछता है। और इनके द्वारा जो प्रमुख जो नारे हैं, ठीक है, वो उन्हें भी याद रख लेना। एक आध इनका नारा है, उस पर एक सवाल पूछा था, ठीक है, उसमें ऐड करना था हमें। उनका नारा था कि एक हिमालय की भी बात करते हैं वो, तो वो मैं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं यहां से, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, सोशलिज्म, तो यही था दोस्तों आपका टोटल सिलेबस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमने यहाँ पर शानदार सलीके के साथ पूरा सिलेबस आपको अच्छे से बता दिया है दोस्तों। यही पूरा आपको सिलेबस कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों की ये वो रहती है दिक्कत कि भाई कहां से पता नहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब ये समझ में आपको आ गया होगा कि देखिएगा ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, बहुत बृहत सिलेबस है, और कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस पूरे मतलब कि इसको जो है, अगर आप सिलेबस को, इस पूरे हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट का नाम है reciteinfo.com। तो आप आके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, और कॉपी पेन में हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, उसमें आप लिखते हो जैसे, तो वहां से भी उतार सकते हो, वरना वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।